हेलो दोस्तों। हाय एवरीवन। कैसे हैं आप सब? ये दोस्तों, अब हम बीपीएससी घटना चक्र पूर्वावलोकन 2026 की श्रृंखला में अगले महत्वपूर्ण अध्याय गुप्त एवं गुप्तयोत्तर युग। गुप्त एवं गुप्त एवं गुप्तयोत्तर युग का अध्ययन करने जा रहे हैं। भारतीय इतिहास में गुप्त काल को स्वर्ण युग, गुप्त काल को कौन सा युग कहा जाता है? स्वर्ण युग। क्योंकि इस समय भारत में राजनीतिक, साहित्य, विज्ञान, कला, धर्म और शिक्षा के क्षेत्र में अद्भुत प्रगति की थी। इस अध्याय में हम गुप्त साम्राज्य के प्रमुख शासकों, शासन, आर्थिक व्यवस्था, संस्कृति तथा गुप्तोत्तर काल की राजनीतिक परिस्थितियों के बारे में विस्तार से जानेंगे। यह अध्याय यूपीएससी तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, गुप्त साम्राज्य की स्थापना, गुप्त साम्राज्य की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी। किसने की थी? श्री श्रीगुप्त ने की थी। लेकिन वास्तविक विस्तार चंद्रगुप्त, इसका वास्तविक विस्तार चंद्रगुप्त प्रथम के समय हुआ। उन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की और एक शक्तिशाली साम्राज्य की नींव रखी। और गुप्त वंश साम्राज्य की स्थापना में चंद्रगुप्त के बाद समुद्रगुप्त गुप्त को गुप्त वंश का सबसे महान विजेता माना जाता है। प्रयाग प्रशस्ति से उसकी विजयों की जानकारी मिलती है। उसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। किसको? समुद्रगुप्त को। उसने उत्तर भारत और दक्षिण भारत में कई विजय अभियान चलाए। समुद्रगुप्त के बाद आते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन आता है? चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे चल नहीं रही है, जिसे विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय गुप्त साम्राज्य अपने चरम पर पहुंचा। उसने शासकों को पराजित किया। उसके दरबार में कालिदास सहित 9 रत्न थे। इस काल में व्यापार, साहित्य और कला का अत्यधिक विकास हुआ। दोस्तों, गुप्त काल की विशेषताएं थी कि गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता था। विज्ञान के क्षेत्र में आर्यभट्ट ने महत्वपूर्ण कार्य किया इसी काल में। साहित्य में कालिदास की रचनाएं भी इसी काल में प्रसिद्ध हुई। नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा का प्रमुख केंद्र बना। हिंदू धर्म का पुनरुत्थान हुआ, लेकिन धार्मिक सहिष्णुता भी बनी रही। गुप्तोत्तर काल, गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद। गुप्त उत्तर काल, गुप्तोत्तर युग, गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद भारत में कई छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ। हर्षवर्धन इस काल के प्रमुख शासक थे। इस समय राजनीतिक अस्थिरता बढ़ी, लेकिन संस्कृति और शिक्षा का विकास जारी रहा। तो दोस्तों, गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग भारतीय इतिहास का अत्यंत गौरवशाली काल था। इस समय भारत ने सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और शैक्षिक क्षेत्रों में विश्व स्तर पर अपनी पहचान बनाई। ये काल भारतीय सभ्यता और संस्कृति के उत्कर्ष का प्रतीक माना जाता है। तो दोस्तों, अब हम गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पीवाईक्यू का अध्ययन करने जा रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और अब तक सभी एग्जाम में जितने भी बीपीएससी, स्टेट पीसीएस, बीडीओ एग्जाम में अब तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, हम उसका अध्ययन करेंगे। बीपीएससी तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में इस अध्याय से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो
पीवाईक्यू के माध्यम से हमें परीक्षा के प्रश्नों का स्तर, महत्वपूर्ण टॉपिक और प्रश्न पूछने की शैली समझने में सहायता मिलती है। इस अभ्यास से हम गुप्त शासकों, प्रशासन, साहित्य, विज्ञान, कला एवं गुप्तोत्तर युग से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे तथा परीक्षा की तैयारी को अधिक मजबूत बना सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्क्रीन पर ये हमारा पहला प्रश्न है कि किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी? किस गुप्त शासक ने? ऑप्शन ए श्रीगुप्त ने, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि श्रीगुप्त ने गुप्त शासक गुप्त वंश की नींव रखी थी। बी है समुद्रगुप्त, सी है चंद्रगुप्त द्वितीय, डी है स्कंदगुप्त और ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। उपर्युक्त में से एक से अधिक। ये क्वेश्चन है बीपीएससी एग्जाम प्री 2022 में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय। आइए इसका एनालिसिस करते हैं या विश्लेषण देखते हैं। समुद्रगुप्त के पश्चात उसका बेटा रामगुप्त शासक बना, लेकिन शकों के आक्रमण तथा का सक्षम विरोध न करने के कारण उसके भाई चंद्रगुप्त द्वितीय ने रामगुप्त की हत्या कर उसकी पत्नी ध्रुव देवी से विवाह कर लिया तथा शकों के विरुद्ध विजय प्राप्त की। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी दो। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य को? नहीं। ऑप्शन सी कनिष्क को? नहीं। ऑप्शन बी पुष्यमित्र शुंग को? या ऑप्शन डी समुद्रगुप्त को? अभी मैंने पढ़ा है कि ऑप्शन डी समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये कब पूछा गया है? बीपीएससी प्री 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसकी एनालिसिस देखते हैं। इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने अपनी रचना द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजयों पर मुग्ध होकर उसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी है। समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। इसके लेखक हरिशेठ थे। हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि गुप्त सम्राट जिसने हुरों को पराजित किया था वह था? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी स्कंदगुप्त या ऑप्शन डी रामगुप्त। तो इसका सही उत्तर होगा बीपीएससी 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो सही उत्तर होगा सी स्कंदगुप्त। हुरों का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में लगभग 455 ईस्वी में हुआ तथा स्कंदगुप्त के हाथों से वे बुरी तरह परास्त हुए। ये आक्रमण एक धावा मात्र रहा और देश के ऊपर इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा, किंतु परोक्ष रूप से इसने गुप्त साम्राज्य के पतन की गति को तेज कर दिया। स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद 5वीं शताब्दी के अंत तथा 6ठी शताब्दी के प्रारंभ में उत्तर पश्चिम के कई क्षेत्रों पर हुरों ने कब्जा कर लिया था। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? हमारा क्वेश्चन 4 है नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन बी कुमारगुप्त, ऑप्शन सी धर्मपाल या ऑप्शन डी पुष्यमित्र कुशेगुप्त। ये भी बीपीएससी 2014 में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कुमारगुप्त। इसका विश्लेषण देखते हैं। वेन के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक शक्रादित्य था, जिसने बौद्ध धर्म के प्रति महानता श्रद्धा के कारण इसकी स्थापना करवाई थी। शक्रादित्य की पहचान गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम 415 से 455 ईस्वी में की जाती है। कुमार गुप्त की प्रसिद्ध उपाधि महेंद्र दाद थी। नालंदा एक विख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था। ये दक्षिणी बिहार में राजगीर के निकट स्थित था। इसके ध्वंसावशेष बड़गांव ग्राम में दूर तक आज भी बिखरे पड़े हैं। 5वीं शताब्दी के मध्य गुप्त शासकों के समय में नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। सर्वप्रथम कुमार गुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया और बाद में बुद्धगुप्त तथा बालादित्य नामक गुप्त शासकों ने भी इस विहार को दान दिए। पांचवा है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग कौन था? मौर्य युग, बी कुषाण या सी गुप्त या डी
पाली कौन सा था? जल्दी से इसका आंसर दे। 1999 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, गुप्त। क्योंकि हम गुप्त पढ़ रहे हैं तो प्रश्नों की व्याख्या जिसके ऊपर आपने देख लिया है। क्वेश्चन 6 है, निम्नलिखित में से कौन नालंदा विश्वविद्यालय में आचार्य नहीं था? ऑप्शन ए नागार्जुन, ऑप्शन बी कौटिल्य, ऑप्शन सी शीलवत या ऑप्शन डी शांति रक्षित। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कौटिल्य। चलिए जल्दी हम ये खत्म करके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करते हैं। ये 71st बीपीएससी 3 और 2025 में पूछा गया था। कौटिल्य। कौटिल्य जिसे चाणक्य भी कहा जाता है, चौथी या तीसरी शताब्दी में ईसा पूर्व के आचार्य तथा मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य तथा बिंदुसार के कार्यकाल में प्रधानमंत्री एवं अर्थशास्त्र के रचयिता माने जाते हैं। परंपरा के अनुसार वे तक्षशिला से संबद्ध आचार्य थे, जबकि नालंदा महाविहार का सुनियोजित विकास गुप्त काल में हुआ था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? चिकित्सा विज्ञान, तर्कशास्त्र, बौद्ध दर्शन या डी रसायन विज्ञान। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बौद्ध दर्शन। नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के अध्ययन के लिए विश्व प्रसिद्ध है था। यहाँ पर अध्ययन के लिए चीनी यात्री हुएनसांग भारत आया था। 8वां क्वेश्चन है कि नीचे दो वक्तव्य दिए गए जिनमें एक कथन ए और दूसरा कारण है, दोनों को ध्यान से पूर्वक पढ़ें और ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताएं। कथन ये है, 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया था। तो ये तो सही है। कारण आर, महाविहार को राजकीय आश्रय मिलना बंद हो गया था, ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर होगा, लेकिन ये क्या है, पतन हो गया था तो उसका ये कारण तो है नहीं कि मिलना बंद हो गया था इसी वजह से ये राजकीय आश्रय मिलना बंद हो गया, तो ये इसका कारण है। इसका पतन का कारण ये नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा ए और बी दोनों सही है। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। आइए देखते हैं कि ऑप्शन बी सही है। नालंदा में एक विश्वविख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था। यह दक्षिणी बिहार में राजगीर, प्राचीन नाम राजगिरी के निकट स्थित था। 5वीं सदी के मध्य गुप्त शासकों के समय में नालंदा स्थित विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। 12वीं सदी के अंतिम दशक में मुस्लिम आक्रमण के फलस्वरूप इस महाविहार का पतन हो गया। बंगाल के पाल शासकों द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय को संरक्षण देने के फलस्वरूप नालंदा का महत्व घटने लगा था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फायान एक चीनी तीर्थयात्री जो हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत आया था, ये भी गलत है। वह था कि चीनी बौद्ध भिक्षु था जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। हमारा ये भी कथन गलत है। ऑप्शन ए, एक और दो दोनों सही है, नहीं। केवल एक सही है, ये भी नहीं। केवल दो सही है, नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं सही है, तो ऑप्शन डी इज राइट है। ये देखिए, अब यहाँ पे फाइयान एक चीनी यात्री था और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। इसके दौरान चंद्रगुप्त द्वितीय के दौरान उसने यहाँ के लोगों के जीवन का विस्तृत विवरण लिखा। उसने अपने विवरण में राजा के नाम का उल्लेख नहीं किया। और चीनी यात्री हुएनसांग ने सम्राट हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। उसने हर्ष द्वारा नालंदा में निर्मित कई मंजिला वाले कांस्य मठ का वर्णन किया है और उसने अपने विवरण में उल्लेख किया है कि हर्ष के काल में शूद्र कृषि करते थे। उसने अपने वृत्तांत में प्रयागराज में आयोजित सम्मेलन का भी उल्लेख किया था। कथन एक और कथन दो दोनों गलत है। 10वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। प्रसिद्ध चीनी यात्री फायान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त फर्स्ट, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त सेकेंड, ऑप्शन सी रामगुप्त, ऑप्शन डी श्रीगुप्त। ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त सेकेंड। आगे है, चीनी यात्री सुंग सुन युन ने भारत की यात्रा की थी। तो ऑप्शन ए 515 से 520 ईस्वी, 525 से 529 ईस्वी,
580 से 545 ईस्वी से 552 ईस्वी, और ऑप्शन डी 592 से 597 ईस्वी। उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो ऑप्शन इज राइट आंसर, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये कब आया था? चीनी यात्री सुंगयुन ने 518 से 521 ईस्वी तक भारत की यात्रा की थी। तो इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा के उपरांत में बौद्ध ग्रंथों की प्रतियां एकत्रित कर चीन लौटा। कितने से? 518 से 521। हमारे में कहीं नहीं। क्वेश्चन 12, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? ऑप्शन ए गुप्त काल, ऑप्शन बी प्रतिहार युग, ऑप्शन सी राष्ट्रकूट, ऑप्शन डी सातवाहन युग। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए गुप्त काल। इसका विश्लेषण देखते हैं। गुप्त काल में नगर क्रमिक पतन की ओर अग्रसर हुए। संपूर्ण गंगा घाटी में जो शहर पहले अत्यंत समृद्ध अवस्था में थे, उनमें से अधिकांश को गुप्त युग में या तो त्याग दिया गया या वहां के आवासन में पर्याप्त विघटन हुआ। पाटलिपुत्र जैसा महत्वपूर्ण नगर वीरतांग के आगमन तक गांव बन गया था। मथुरा जैसा महत्वपूर्ण नगर एवं कुम्हार, सोनपुर, सोहगौरा और उत्तर प्रदेश में गंगा घाटी के अनेक महत्वपूर्ण केंद्र राष्ट्र के ही प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि 13, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? तो ऑप्शन ए कल्याण, बी ताम्रलिप्ति, सी बड़ौच, डी कैम्बे और ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ई उपयुक्त में से एक से अधिक। गुप्त काल में बंगाल में ताम्रलिप्ति एक प्रमुख बंदरगाह था, जहां से उत्तर भारत के साथ दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, लंका, जावा, सुमात्रा आदि तक हर व्यापार होता था। पश्चिमी भारत का प्रमुख बंदरगाह भृगुकच्छ भड़ौस था, जहां से पश्चिमी देशों के साथ समुद्री व्यापार होता था। इसके अलावा कल्याण तथा कैम्बे से उत्तर भारतीय व्यापार होता था। आगे क्वेश्चन 14, किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया? तो गुप्त वंश, पाल वंश, राष्ट्रकूट या प्रतिहार। देखिए कब पूछा गया है? आप 13 बीपीएससी 39 बीपीएससी 3 1994 में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए गुप्त वंश। गुप्त शासक गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे। तो लेखों में जिन भूमिदानों का उल्लेख किया गया है, उससे यह स्पष्ट है कि भूमिदान के साथ साथ गांव की भूमि से उत्पन्न होने वाली आय भी गृहीता को सौंप दी जाती थी। बी क्वेश्चन नंबर 15, गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? ऑप्शन ए उपज का चौथा भाग, ऑप्शन बी उपज का छठा भाग, ऑप्शन सी उपज का आठवां भाग या ऑप्शन डी उपज का आधा भाग। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी उपज का छठा भाग। ये 1997 में लिखा गया है। आइए इसकी विश्लेषण देखते हैं। गुप्त काल में जो लोग राजकीय भूमि पर कृषि करते थे, उन्हें अपनी उपज का एक भाग यानी उपज का छठा भाग राजा को कर के रूप में देना पड़ता था, जो षष्ठांश होता था। तो प्रदेशों में भूमि कर को भाग कर अथवा उद्रंग कहा जाता। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? 1/3, 1/4, 1/6 या 1/7? प्राय सभी धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर कितनी थी? 1/6, उपज का छठा भाग थी। आगे है, किस प्रकार की भूमि को अप्रहत कहा जाता था? तो ऑप्शन ए बिना जोती हुई जंगली भूमि, ऑप्शन बी सिंचित भूमि, ऑप्शन सी घने जंगलों वाली भूमि, ऑप्शन डी जोती हुई भूमि। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से इससे अधिक। ये कब पूछा गया है? बीपीएससी 2016। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए बिना जुती हुई जंगली भूमि। बिना जोती हुई भूमि वह भूमि जिस पर खेती ना की गई हो को
अपराहत भूमि कहा जाता था। ये गुप्तकालीन राजस्व व्यवस्था का एक पद एंटर। क्वेश्चन नंबर 18। अमर कोश के अनुसार भूमि के प्रकारों पर विचार करें। ऑप्शन ए उर्वरा या उपजाऊ, मरु रेगिस्तान, श्रापदार, साद वाला घास, या देव मातृक वर्षा से संचित। निम्न से कौन सा सही है? ए और बी दोनों सही है। ऑप्शन बी सी और डी दोनों सही है। ऑप्शन सी बी सी और डी दोनों सही है। उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त में से एक से अधिक। ये 2024 में पूछा गया। हम इसकी एनालिसिस देख लेते हैं। चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक अमर सिंह ने अमरकोश नामक ग्रंथ की रचना की। अमरकोश में भूमि के 12 प्रकारों की के भूमियों की सूची दी गई, जिसमें शामिल है उर्वर उपजाऊ भूमि, मरु मरुस्थलीय भूमि, ऊसर बंजर भूमि, अपराहत पर्थी भूमि, सात दल या सात बली घास वाली भूमि, पंखे कीचड़ वाली भूमि, जल प्राय नापुम नमी युक्त भूमि, कच्छ दलदली जल स्रोतों के निकट वाली भूमि, शर्करा चूना पत्थर या कंकड़ युक्त भूमि, शर्करावती बलुआई भूमि, नदीमातृक नदी द्वारा सिंचित भूमि तथा देवमातृक वर्षा द्वारा सिंचित। अतः उपर्युक्त विकल्पों में दिए गए सभी विकल्प सुमेलित है। विकल्प डी सही उत्तर। तो ऑप्शन क्वेश्चन 19 है, प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन है? ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी हरिशेर, ऑप्शन सी रवि कीर्ति, ऑप्शन डी शूद्रक। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से इसको अधिक। इसका सही उत्तर होगा डी शूद्रक। इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक, सॉरी शूद्रक नहीं, हरिशेर। हरिशेर है। तो देखते हैं कि प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक हरिशेर था। हरिशेर ने इलाहाबाद वर्तमान प्रयागराज के अशोक स्तंभ पर समुद्रगुप्त के विषयों में प्रशंसात्मक वर्णन प्रस्तुत किया है, जिसमें प्रयाग प्रशस्ति कहा जाता है। जिसे इसी प्रशस्ति में हरिशेर ने स्वयं को संधि विग्रहिक कुमारमात्स्य और दंडनायक बताया है, जिसका तात्पर्य है कि गुप्त काल में एक व्यक्ति एक से अधिक पदों पर नियुक्त हो सकता था। निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में सर्व श्री पर्वती कहा गया है? कि वाकाटक, बी इक्ष्वाक, सी शक, डी खारवेल। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी इक्ष्वाक। इक्ष्वाक वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वती श्री पर्वत क्षेत्र का शासक तथा आंध्रभृत्य आंध्रों का नौकर कहा गया है। पहले वे सातवाहनों के सामंत थे, किंतु उनके पतन के बाद उन्होंने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। इस वंश का संस्थापक श्री शांतमूल था। राजा प्रवरसेन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वह वाकाटक वंश का वास्तविक संस्थापक था। बी उनका साम्राज्य उत्तर में बुंदेलखंड से लेकर दक्षिण में हैदराबाद तक था। वह अपने पिता विंध्य शक्ति के उत्तराधिकारी बने। उनका उल्लेख पुराणों में मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए और बी दोनों, ऑप्शन बी ए और सी दोनों, ऑप्शन सी बी सी और डी दोनों, या डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर होगा डी उपर्युक्त में एक से अधिक। इसका विश्लेषण देखते हैं कि वाकाटक राजवंश प्राचीन भारतीय राजवंश है, जिसने भारत के मध्य भाग और दक्षिण में तीसरी शताब्दी से ईस्वी से लेकर 5वीं शताब्दी के अंत या 6वीं शताब्दी की शुरुआत तक शासन किया। इस वंश का संस्थापक विंध्य शक्ति फर्स्ट था, जिसका उत्तराधिकारी प्रवरसेन फर्स्ट था, जिसे वाकाटक वंश का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। प्रवरसेन फर्स्ट के समय में ही वाकाटक वंश की सीमाएं उत्तर में विंध्य क्षेत्र, वर्तमान बुंदेलखंड क्षेत्र इसमें शामिल से लेकर दक्षिण में दक्कन, वर्तमान हैदराबाद भी उसके प्रभाव क्षेत्र में शामिल के क्षेत्र तक विस्तृत हो गई है। वाकाटक नरेशों में सर्वप्रथम इसने ही सम्राट की उपाधि धारण की तथा 4 अश्वमेध यज्ञों और वैदिक अनुष्ठानों को संपन्न किया। पुराणों में उसे प्रवीर कहा गया। अतः चारों विकल्प सत्य हैं। हमारा क्वेश्चन 22 है, गूढ़ राजा तोरमार किस अवलिकर राजा द्वारा पराजित किया गया था? ए यशोवर्मन, बी प्रकाश धर्मन, सी राज्यवर्धन, डी विष्णुवर्धन। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी प्रकाश धर्मन। ये सीडीपीओ 2018 में पूछा। जाते हैं एनालिसिस।
पूर्व राजा तोरमार और लेकर राजा प्रकाश धर्मन द्वारा पराजित किया गया था। स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद हुरों ने गंगा घाटी पर पुनः आक्रमण किया। इस दूसरे हुर आक्रमण का नेता तोरमार था। मध्य भारत के एरल नामक स्थान से वराह प्रतिमा पर खुदा हुआ उसका लेख मिला है। कौशाम्बी से तोरमार की दो मोहरें मिली हैं। तोरमार ने अपने पुत्र मिहिरकुल को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। तीसरा क्वेश्चन है, वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए पुष्यभूत, ऑप्शन बी राज्यवर्धन, ऑप्शन सी आदित्यवर्धन, ऑप्शन डी प्रभाकर वर्धन या ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से इससे अधिक। 67 द्वितीय सीरीज एग्जाम 2022। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए पुष्यभूत। बाण भट्ट की रचना हर्षचरित के अनुसार है। वर्धन वंश की स्थापना पुष्यभूत नामक व्यक्ति ने थानेश्वर या स्थानेश्वर में की थी। हर्षवर्धन इस वंश का सबसे महान शासक था। कभी बाढ़ निवासी था कहाँ का? ए पाटलिपुत्र, बी थानेश्वर का, सी भोजपुर का या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है डी उपरोक्त में से कोई नहीं। बाणभट्ट के जन्म स्थान को लेकर विद्वानों में के मध्य काफी मतभेद देखने को मिलता है। कुछ विद्वानों के अनुसार उनका जन्म स्थान बिहार में सोन नदी के किनारे अवस्थित प्रतिकूटा नामक गांव में हुआ था। जबकि कुछ विद्वानों के अनुसार उनका जन्म उत्तर प्रदेश में कान्यकुब्ज कन्नौज के समीप प्रतिकूट प्रीतिकूट गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम चित्रभानु तथा माता का नाम राजदेवी था। क्वेश्चन 25 देखते हैं कि हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए फाहान, ऑप्शन सी स्किंग, ऑप्शन बी वेनसांग या ऑप्शन डी सारनाथ। सही उत्तर क्या है? ऑप्शन बी वेनसांग। हर्षवर्धन के समय की सर्व प्रमुख घटना चीनी यात्री वेनसांग के भारत आगमन की है। उसकी उत्कंठ अभिलाषा महात्मा बुद्ध के चरण चिन्हों द्वारा पवित्र किए स्थानों को देखने एवं पवित्र बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने की थी, जो उन दिनों भारत में सुलभ थे। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु उसने तांग शासकों की राजधानी चांगआन या चंगन से भारतवर्ष के लिए 629 ईस्वी में प्रस्थान किया। अपनी भारत यात्रा के ऊपर उसने एक ग्रंथ लिखा जिसे सीयूकी कहा जाता है। चीनी यात्री वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? ऑप्शन ए तक्षशिला, ऑप्शन बी विक्रमशिला, ऑप्शन सी मगध या ऑप्शन डी नालंदा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी नालंदा। 637 ईस्वी में हेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय गया। इस समय यहाँ के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। लगभग 15 माह या सवा वर्ष तक नालंदा में निवास स्थान कर उसने आचार्य शीलभद्र योग शास्त्र का अध्ययन किया। इसके बाद वह बंगाल, उड़ीसा, धान्य, कटक होता हुआ काशी पहुंचा। अपनी यात्रा के दूसरे दौर में हेनसांग पुनः 642 ईस्वी में नालंदा आया। इस प्रकार हेनसांग की नालंदा में निवास कुल अवधि दोनों यात्राओं को मिलाकर लगभग 2 वर्ष थी। हेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था? ऑप्शन ए वाराणसी, ऑप्शन बी मथुरा, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र या ऑप्शन डी काशी। बताओ जल्दी से आंसर। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी मथुरा। चीनी यात्री वेनसांग हर्षवर्धन 606 से 643 ईस्वी के समय भारत में आया। इसके अनुसार मथुरा उस समय सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था, जबकि वाराणसी रेशमी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। बताता है कि थानेसर की समृद्धि का प्रधान कारण वहाँ का व्यापार ही था। बाढ़ ने थानेश्वर नगरी को अतिथियों के लिए चिंतामणि भूमि तथा व्यापारियों के लिए लाल भूमि बताया है। यहाँ के निवासी अधिकांशतः व्यापारी थे, जो विभिन्न वस्तुओं का व्यापार करते थे। उज्जैनी तथा कन्नौज भी इस काल में आर्थिक दृष्टि से अत्यंत समृद्ध थे। निम्नलिखित में से किस शासक ने हर्ष के समय असम पर शासन किया था? ऑप्शन ए अशोक जहां, ऑप्शन बी भास्कर वर्मन, ऑप्शन सी
राजा दाहिर या ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, भास्कर वर्मन। प्रश्नगत विकल्पों में हर्ष के समय पर भास्कर वर्धन ने असम पर शासन किया था। भास्कर वर्मन कामरूप के असम में वर्मन राजवंश का शासक था। मुकुंद माधव शर्मा की पुस्तक इंस्क्रिप्शन ऑफ एंशिएंट असम और असम गजेटियर के अनुसार भास्कर वर्मन के उपरांत कुछ वर्षों के लिए अवंती वर्मन शासक बना, जिसे शालस्तंभ ने गद्दी से हटाकर सिंहासन हथिया लिया। क्वेश्चन 26 है कि 7वीं बौद्ध शताब्दी के ईस्वी के दौरान भारत का कौन शासक था जो बौद्ध के धर्म संरक्षण और सांस्कृतिक गतिविधियों के समर्थन के लिए जाना जाता था। ऑप्शन ए अशोक वर्मन, अशोक महान, ऑप्शन बी हर्ष, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी हर्ष। 7वीं शताब्दी के दौरान भारत का पुष्य भूत वंश का शासक हर्ष, जिसे हर्षवर्धन भी कहते हैं, बौद्ध धर्म के संरक्षण और सांस्कृतिक गतिविधियों के समर्थन के लिए जाना जाता है। हर्षवर्धन ने लगभग 606 ईस्वी से 647 ईस्वी लगभग 41 वर्षों तक शासन किया। तो आगे है गुप्त वाकाटक युग में तार्किक और बहस पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारतीय दर्शन के किस महत्वपूर्ण स्कूल का विकास हुआ। वैशेषिक, ऑप्शन बी मीमांसा, ऑप्शन सी न्याय, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये क्वेश्चन का पूछा गया है बीपीएससी 3 जुलाई 2024 में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। आइए इसका विश्लेषण देखते हैं। गुप्त वाकाटक युग में तार्किक तर्क और बहस पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारतीय दर्शन स्कूल न्याय का विकास हुआ। न्याय दर्शन के संस्थापक गौतम हैं। न्याय दर्शन के अनुसार ज्ञान वैध या अवैध हो सकता है। वैध ज्ञान को प्रमा और अवैध ज्ञान को अप्रमा कहा जाता है। आगे का क्वेश्चन है 31। इनमें से किसने पहली बार ये व्याख्या की थी कि पृथ्वी की अपनी दूरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए आर्यभट्ट। आर्यभट्ट प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने यह व्याख्या की कि पृथ्वी की अपनी दूरी पर घूमने के कारण ही प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है। इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं। सुश्रुत, ऑप्शन बी सौमिला, ऑप्शन सी शूद्रक, ऑप्शन डी सौनक या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। सुश्रुत को शल्य प्रक्रिया शल्य क्रिया का जनक कहा जाता है। ये काशी के रहने वाले थे। इनका काल लगभग 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। शौनक ऋग्वेद कालीन ऋषि थे। शूद्रक गुप्तकालीन नाटककार थे। शौमिला गुप्तकालीन नाटककार हैं जिसे कालिदास ने भास और कविपुत्र के साथ याद किया जाता है। इस प्रकार गुप्तकाल में औषधि के क्षेत्र में उपयुक्त में से किसी ने कार्य नहीं किया था। यद्यपि बिहार लोक सेवा आयोग ने अपने प्रारंभिक और अंतिम उत्तर पत्रक दोनों में इसका सही उत्तर विकल्प ये माना है, क्योंकि गुप्तकाल का प्रारंभ 275 एडी से प्रारंभ होता है, जो सुश्रुत किस्से के मान्य काल प्राय 1000 बीसी से 600 बीसी के करीब 1000 वर्ष बाद थे। इसलिए सुश्रुत को गुप्तकाल के समकालीन मानना औचित्यपूर्ण नहीं है। आगे है प्राचीन भारत में स्थापत्य कला। ये हम अपने कल के वीडियो में करेंगे। कल के वीडियो में हम कल की क्लास में हम प्राचीन भारत में स्थापत्य कला वाईक्यू का फुल डिटेल्स देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। अगर आपने अब तक की मेरी वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए और बीपीएससी पूर्वावलोकन घटना चक्र 2026 की कंप्लीट सीरीज को देख लीजिए। धन्यवाद।